एमबीबीएस के बाद आपने फार्मा क्यों लिया सर? तो ये सोच के फार्मा उठाई थी कि फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, कम से कम 60,000 की जॉब मिल जाएगी, तो आगे सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करें। तो इसमें कंपटीशन इतना नहीं है मतलब आफ्टर एमडी? फिर मैंने इजी वे आउट सोचा कि कोई ऐसी ब्रांच लेंगे जिसमें श्योर शॉट पैसा अर्न कर सके। कभी ऐसा लगा कि अब मेरे पास पैसा आ गया, लाइक व्हाट डिड यू डू, इंडल्ज कैसे किया सर खुद को? इतना पैसा नहीं कमाना कि मेरे मरने के बाद बैंक में पड़ा रहे। सर जब ये सक्सेस नहीं आया था आपका, अभी तो वैसे आप बहुत सक्सेसफुल हो, बट जब ये नहीं आया था और पीयर प्रेशर भी फील होता होगा, तब सर उसको कैसे हैंडल किया? उस समय मैं सोचता था क्या मैं पूरी ज़िंदगी में मिला के 1 करोड़ रुपया कमा पाऊंगा। डेफिनेटली मेरे सपना था, मतलब क्या कर पाऊंगा, ऐसा भी नहीं था कब कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है सर फार्मा के लिए? एक्चुअली जो इंडिया में प्रॉब्लम है ना, इंडिया में रिसर्च की जगह रिसर्च ज़्यादा है। एक एडवाइस फॉर डॉक्टर्स हु आल्सो वांट टू स्टार्ट बिजनेस। सिंपल सा एक रूल है कि जस्ट बी ऑनेस्ट विद यू एंड योर कस्टमर्स। सक्सेस मंत्रा फॉर गोविंद राय गर्ग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डॉक्स, जहां वाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो आप लोगों की डिमांड पर आए हैं, द ओजी ऑफ फार्माकोलॉजी, डॉक्टर गोविंद राय गर्ग और गोगा सर, जैसा कि हम लोग उन्हें जानते हैं। वैसे तो सर की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, सर एक फार्माकोलॉजी टीचर हैं सेरिबेलम एकेडमी में। सर की किताबें हमने पढ़ी हैं अपनी एमबीबीएस में, पीजी एंट्रेंस के टाइम में पढ़ी हैं। सर की क्लासेस में तब भी हज़ारों स्टूडेंट्स आते थे और आज लाखों स्टूडेंट्स आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। सर इज़ द मोस्ट लव्ड फार्माकोलॉजी टीचर ऑफ इंडिया। अब सारी बात मैं नहीं बताऊंगा, सर से ही जानते हैं सर की क्या स्ट्रगल्स रहे, क्या सक्सेस रहे, क्या फेलियर्स रहे, पर्सनल लाइफ क्या रही। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर मेकिंग दिस बोरिंग सब्जेक्ट ऑफ फार्मा इंटरेस्टिंग फॉर अस। थैंक यू नमन, थैंक यू वेरी मच। सर सीधे आपके करियर पे सवाल पूछता हूँ, एमबीबीएस के बाद आपने फार्मा क्यों लिया सर? एक लंबी कहानी है ये। अच्छा। बेसिकली जब मैं एमबीबीएस कर रहा था ड्यूरिंग इंटर्नशिप, मेरा भी इरादा यही था कि क्लिनिकल ही करनी है। पर्टिकुलरली ऑर्थोपेडिक्स का बहुत बड़ा फैन था मैं, कि मुझे एमएस ऑर्थो ही करनी है। बट जैसे जैसे इंटर्नशिप प्रोग्रेस हुई, एंड आई बिलोंग टू बठिंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट पंजाब, तो जब मैं पंजाब में था तो रेलवे स्टेशन से मेरा घर तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। तो पूरे रास्ते में 97 में जब मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया यूसीएमएस में, तो पूरे रास्ते में एक हॉस्पिटल था 2 किलोमीटर के। ठीक है। फिर जब मैं 3 महीने बाद घर गया दोबारा, तो उस रास्ते में 2 हॉस्पिटल थे। जब मैं इंटर्नशिप में घर गया, हाँ, तो हर गली के कोने में हॉस्पिटल था, और वो भी क्लिनिक नहीं, हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3-3 फ्लोर के हॉस्पिटल। तो जब मैंने देखा तो उस समय 2002-3 की बात है ये, उस समय कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे। उस समय 2 ही फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स थे एमडी करने के बाद, कि या तो आप गवर्नमेंट जॉब कर लो या फिर अपना हॉस्पिटल खोल लो। तीसरा कोई था नहीं ना, ये अपोलो वोलो ये सब थे ही नहीं, मैक्स अपोलो ये तो बहुत बाद में आए हैं। तो उस समय ये 2 करियर थे, और गवर्नमेंट जॉब आपको ही पता है शुरू से कि कभी भी नहीं, मतलब सिक्योर नहीं है कि मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं। हाँ, मिलना ही मुश्किल है, सही बात है। और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए पैसे चाहिए थे, वो मेरे पास थे नहीं। ओके। तो फिर मैंने इजी वे आउट सोचा कि कोई ऐसी ब्रांच लेंगे जिसमें श्योर शॉट पैसा अर्न कर सके, मतलब कल को सोचना ना पड़े कि जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएंगे, ये सब सोचना ना पड़े। तो इसलिए ड्यूरिंग इंटर्नशिप ही मैंने अपनी चॉइसेस को 2 सब्जेक्ट पे नैरो डाउन कर लिया था, कि या तो एमडी फार्मा करनी है या एमडी पीएसएम करनी है। क्योंकि फार्मा में फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मिल जाती थी, और पीएसएम में डब्ल्यूएचओ में जॉब मिल जाती थी। तो इसमें कंपटीशन इतना नहीं है मतलब आफ्टर एमडी? उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था, मिल ही जाती थी उस जॉब? समय तो ऑलमोस्ट सबको ही मिल जाती थी, और पैकेजेस भी अच्छे, मतलब अच्छे आज की डेट में वो नहीं लगते। उस समय हमें पीजी में 17,000 मिलता था, 17,000 रुपया पर मंथ, और एमडी फार्मा के बाद जब जॉब मिलती थी उसमें स्टैट 60,000 मिलता था। ये 2002-3 की बात बता रहे हो? 2003 की बात है। तो ये सोच के फार्मा उठाई थी कि फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, कम से कम 60,000 की जॉब मिल जाएगी, तो आगे सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करें। तो सर आपने जब पीजी एग्ज़ाम दिया तो आपको बाकी ब्रांचेस की चॉइसेस मिल रही थी? मेरे पास, मुझे कई क्लिनिकल ब्रांचेस मिले, सर मेडिसिन तो नहीं मिल रही थी, बट मेरे को पेडियाट्रिक्स मिल रही थी, मेरे को और कई सारी ब्रांचेस, एनेस्थीसिया मिल रहा था, ईएनटी ऑप्था मिल रहे थे। तो बट मैंने पहले सोच रखा था कि मुझे करना ही फार्मा या पीएसएम है, और फार्मा मेरी फर्स्ट चॉइस थी, तो मैंने वो ले लिया। सर एक चीज़ और बताओ, आपने एमबीबीएस किया उसके बाद अब आप मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो,
आपने फार्मा किया बट आप ट्रेडिशनल वे में फार्मा प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो सर ये शिफ्ट क्यों? नहीं, एक्चुअली ये कुछ प्लान्ड नहीं है, सारा जी कुछ सर। किस्मत जैसे लेती गई ओके। वैसा होता गया। जैसे एमबीबीएस तो यही सोच के किया था कि स्टेथ लटकाएंगे, लोगों को बिल्कुल। देखेंगे, बट जैसे मैंने आपको बताया कि इंटर्नशिप में फ्यूचर सोच के कि मतलब लोगों को पेशेंट को देखने के चक्कर में ऐसा भी ना हो ना कि मुझे खाने को ना मिले कुछ, तो ये सोच के फार्मा ले लिया। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाने का सोच के किया था, जी बट सर। ड्यूरिंग पीजी ही स्टूडेंट्स के साथ इतना अच्छा कॉन्टैक्ट बन गया, बुक लिख दी हमने पीजी के टाइम ही, तो वो काफ़ी पॉपुलर हो गए टीचिंग में ही। सर कौन सी वाली बुक लिखी? रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी जो है वो मैंने सेकेंड ईयर पीजी में लिखा था, आज इसका 16th एडिशन चल रहा है। हाँ सर, हमने भी पढ़ी है वो पीजी एंट्रेंस में। ओके तो सर। फिर जैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते गए तो उस समय पॉपुलर भी हो गए, और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैसा मिलना था वो इधर टीचिंग में मिलने लग गया मेरे को। तो सर फिर बीच में आपका वो भी आया ना, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये एमएमसी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी थे, तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर चूज़ किया आपने, तब फार्मा कंपनी में जाने का नहीं सोचा? हाँ, वही बता रहा हूँ ना मैं आपको ओके। कि जब जैसे मैं यूसीएमएस में था, हाँ। तो यूसीएमएस से ही मैंने एमडी किया, तो मैंने 3 साल एमडी फार्मा में लगाए। उसके बाद इंडस्ट्री में जॉब करनी होती है, मतलब यूजली Exactly. इसके लिए किया था। बट जैसे एमडी फार्मा मेरी कंप्लीट हुई तब तक मैं स्टूडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर हो गया था, मतलब यूजी के मेरी बुक भी आ गई थी, और यूजी के स्टूडेंट्स जो थे यूसीएमएस के मतलब बहुत मतलब तारीफ़ें करने लगे कि टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ये करते हैं। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा टीचिंग में देख लेते हैं 1-2 साल, अगर इसमें मेरा कुछ बन गया तो ठीक है, नहीं तो इंडस्ट्री में तो मैं चला ही जाऊँगा। तो फिर मैंने 3 साल एसआरशिप की। एसआरशिप में ड्यूरिंग एसआरशिप मैं छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स में इधर उधर पढ़ाने लग गया, तो डिसेंटली अर्न करने लग गया, ठीक है। ओके। अर्निंग भी ठीक हो गई, पॉपुलैरिटी भी बहुत हो गई। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा टीचिंग करियर ही मेरे लिए बना है शायद। तो फिर उसके बाद मैं मेमसी में जॉब निकली, तो मेमसी में मुझे मिल गया एपी, तो वहाँ पे भी मैंने 2 ही साल जॉब किया। फिर उसके बाद मैंने मेमसी से रिज़ाइन करके फिर अपना इंस्टीट्यूट खोल लिया था। तो बस वही है, किस्मत यहाँ लेती गई, वो है कि कुछ प्री प्लान्ड था नहीं। सर पीजी कर रहे थे जब, उस टाइम कैसा रहता था डे? पीजी फार्माकोलॉजी में वाज क्वाइट लाइट, आई विल से, कि अगर आप बिजी डेज की बात करोगे, मैं रूटीन डे की बात नहीं करूँगा, बिजी डेज की बात करूँगा, क्योंकि फार्मा के पीजी का मेजर काम एक तो रिसर्च होता है और दूसरा टीचिंग होता है, और टीचिंग के रोज़ रोज़ नहीं होता, मतलब हफ्ते में 1 या 2 दिन ट्यूटोरियल्स होते हैं। जिस दिन ट्यूटोरियल होगा आपको ट्यूटोरियल जाना, जिस दिन लेक्चर होगा, मतलब मेरा तो ट्रेंड ये था कि किसी का भी लेक्चर हो फार्मा में, किसी भी टीचर का लेक्चर हो, आई विल अटेंड, ठीक है, मतलब मैं अटेंड जरूर करता था, मेरा नहीं हो तो भी। तो मैं सबके लेक्चर अटेंड जरूर करता था। और उसके अलावा आप रिसर्च पे डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे हो। जैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप प्रोटोकॉल राइटिंग में टाइम निकल जाता है आपका, सेकंड ईयर में हो तो आप रिसर्च कर रहे हो, उस समय थीसिस कर रहे हो। तो थीसिस पे जैसे मेरे टाइम पे ज़्यादा एनिमल रिसर्च होती थी, अब कल तो क्लिनिकल रिसर्च होने लग गई। अब तो हॉस्पिटल में जाके पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करके करना होता है। हमारे टाइम पे ट्रेंड एनिमल रिसर्च का ज़्यादा था, तो मेरी एनिमल रिसर्च होती थी, दिन में 2 घंटे वहाँ पे लगाता था कि मेरी रैबिट पे थी, खेल खेल के आ जाता था नहीं तो उनके साथ। तो ये था, बाकी बस 9 to 4 की जॉब होती है। ओके। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। अब जो वो एक इंटर्नशिप आप कह रहे हो स्टार्ट हुई है कुछ इंस्टीट्यूट्स में, वो भी हाँ, वो time कुछ का? कुछ में ही है, बहुत कम में। ओके। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है सर फार्मा के लिए? देखो, बेस्ट तो पीजीआई और एम्स है ही, ठीक है। उसके अलावा मुंबई और दिल्ली के कॉलेजेस। सर मुझे पूछना है, जो एमडी फार्मा करी उसके प्रोग्राम में क्या होता है? हम लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि एमडी फार्मा में आपको क्या कर, व्हाट आर आवर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? एक्चुअली बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स पे डिपेंड करता है ये, कि जैसे एम्स में एमडी फार्मा में बहुत ज़्यादा कुछ कराते हैं। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में थोड़ा रिलेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू एम्स, और पेरिफेरल कॉलेजेस में और भी काफ़ी कम है। तो जो हमने फॉलो किया बीइंग फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो हमारे में एक तो यूजीस की टीचिंग होती थी, अंडर ग्रेजुएट्स को जो पढ़ाना होता है, ट्यूटोरियल्स लेने हैं, लेक्चर्स लेने हैं, उनका सारा प्रैक्टिकल्स करना है, एवरीथिंग ऑफ यूजीस। ठीक है। दूसरा हमारा खुद के प्रैक्टिकल्स होते हैं। हमारे टाइम पे एनिमल एक्सपेरिमेंट्स हुआ करते थे, हाँ। तो हमारे रैबिट पे, रैट पे, तो अलग अलग मतलब होता है। इसके अलावा थीसिस तो होती है, थीसिस होती है, ठीक है। और प्लस जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई में है, वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी है, क्लिनिक मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं उनमें इंटर्नशिप भी होती है कई कई कॉलेजेस में। अच्छा, वो कितने दिन की होती है? वो वेरी करता है, किसी के 1 महीने की, किसी की 3 महीने की, ऐसे इस तरीके से। तो कॉलेज पे काफ़ी डिपेंड करता है कि कितना कराते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारा काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं था, सबसे मेजर काम तो टीचिंग था, यूजी टीचिंग,
और उसके अलावा अपनी रिसर्च करनी होती थी अपना थीसिस के लिए। और इसके थीसिस अलावा क्या था सर आपका? मेरा रोजीग्लिटाजोन पे था डायबिटीज़ में। ओके, तो उसमें क्या देखा सर? मेरा तो माइस में था एक्चुअली। एंड Okay. उस समय मतलब दैट वाज नॉट फाइंड, मतलब आज मुझे गर्व होता है ये कह के कि उस समय रोजीग्लिटाजोन जो है दैट कॉजेज लिपिड डिरेंजमेंट्स, ये आया नहीं था। तो मेरी थीसिस में ये आया था, बाद में ये प्रूव हो गया। ओके। तो ऑल्दो मेरे को हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने बड़ा कहा था कि यार ऐसे गलत रिपोर्ट मत करो कि ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ये मैंने कहा हम जो आया है वो करना है। अब इसमें सर इससे इंडिया कुछ में तो, सबकी थीसिस में गुड रिजल्ट ही आता है तो वैसे। जो आया है वो मैंने कहा मैम जो आया है लिख देते हैं इसमें। मैंने मैम से बोला भी कि इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि ना तो एक थीसिस के बेसिस पे कोई इसको ड्रग को गलत प्रूव कर Correct, देगा, हाँ। बट लेटर ऑन 8-10 सालों बाद ये आ गया कि इट कॉजेज डिसलिपिडेमिया। सर ये पार्ट आप मिस नहीं करते, रिसर्च और नहीं, एक्चुअली आई वाज नेवर अ रिसर्च पर्सन। मैंने तो थीसिस भी रो के करी थी मतलब बस के क्योंकि फॉर्मेलिटी है, करना है कंप्लीट, इसलिए कराई थी। तो आई वाज इनटू टीचिंग। मतलब ये मेरा, बहुत सारे लोग इससे डिफ़र करते हैं बट मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि टीचिंग एंड रिसर्च आर नॉट सेम। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली टीचिंग और रिसर्च को एक ही माना जाता है कि जिसकी ज़्यादा रिसर्च पब्लिकेशंस हैं वो अच्छा टीचर है, उसको प्रमोशन मिलेगी। जिसकी पब्लिकेशंस कम है उसको प्रमोशन नहीं मिलेगी। आई टोटली डिफर ऑन दैट रिगार्ड। मैं बहुत पैशनेट टीचर था शुरू से, बट आई वॉज अ पुअर रिसर्चर। तो मुझे रिसर्च करने में मौत आती थी लिटरली। तो बट टीचिंग मेरे को आप 24 घंटे पढ़वा लो, ठीक है। एंड आई सर कंटिन्यू। बोर नहीं होते सर? सेम टॉपिक आप, हमको भी पढ़ाया आपने, और अभी मतलब मेरे को पढ़े हुए आपसे 10 साल से ऊपर हो गए सर, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे आप पढ़ा रहे हो सर, मतलब। नहीं, टीचिंग इज़ एन इवॉल्विंग साइंस ना। तो Okay. अगर आप मेरे 10 साल पहले के लेक्चर देखोगे सेम टॉपिक के और आज देखोगे तो तकरीबन 80% चेंज हो गया होगा। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहे होंगे, Right. उसी को बताने का तरीका चेंज हो गया होगा। तो बेसिकली मैंने अपना एक रूल बना रखा था अपनी क्लास में शुरू से, जब पहले लेक्चर से, कि मेरे लेक्चर के बाद जो भी कोई क्वेश्चन स्टूडेंट पूछेगा अगले लेक्चर में वो क्वेश्चन रेज नहीं होना चाहिए। पहले क्लियर कर मैं लेक्चर के अंदर ही इंक्लूड कर देता था उसको। तो मैं वर्क करता रहता हूँ। हुआ कुछ बार, कई बार हुआ कि दोबारा भी स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं कर पाया, तो फिर मैं उसको फिर मॉडिफाई करके ऐड ऑन करता था। तो मोस्टली वो सॉल्व हो जाते हैं। तो क्योंकि कई बार क्या होता है लेक्चर में ही ना, स्टूडेंट्स, कई बार मेरी स्टूडेंट से बात होती है तो वो कहते हैं कि सर आपको कैसे पता लग गया कि हम ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया होगा। वो इसलिए क्योंकि मेरे से पिछली बार कोई पूछ चुका है, पहले नहीं है वो। तो मैं वही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ पहले। सर ये थीसिस पे जैसे आपने रोजीग्लिटाजोन पे करी, तो ऐसे अगर न्यू ड्रग डेवलप होती है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? देखो ये एक्चुअली एमडी फार्माकोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है नहीं इसमें मेनली तो जो एमएससी वगैरह वाले स्टूडेंट्स हैं, एम फार्मा वगैरह वाले स्टूडेंट्स हैं, पीएचडीज हैं, ठीक है, वो पहले मॉलिक्यूल्स को डेवलप करते हैं, ठीक। अच्छा। तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आती है इसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स बहुत बाद में जाके आता है। एमडी फार्माकोलॉजी का तो मेन क्लिनिकल ट्रायल्स में रोल होता है। ड्रग डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल्स जैसे होते हैं ना, डिफरेंट फेजेस होते हैं, उसमें बेसिकली पेशेंट रिक्रूटमेंट करना, सब्जेक्ट्स को रिक्रूट करना, डॉक्टर्स को रिक्रूट करना, कितना कैसी स्टडी होगी, क्या कंट्रोल होगा क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ों में होता है रोल, ओके, ठीक है। और जो पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल डेवलपमेंट है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और पीएचडीज वगैरह ये सब ज़्यादा करते हैं। तो सर ड्रग ट्रायल में तो मेनली स्टैटिस्टिशियंस और इन लोगों का रोल वही सेम रोल ही हुआ एमडी फार्मा का? अलग नहीं, स्टैटिस्टिशियन तो वही हो गया, आई एम सॉरी, बट ये रिक्रूटमेंट एंड एवरीथिंग ये तो और लोग भी करते हैं। नहीं, बेसिकली क्या होता है कि एमडी फार्माकोलॉजी जो होते हैं उनका बेसिक ट्रायल का पूरा डिज़ाइन बनाना होता है, ठीक है, कि फेज़ 1 ट्रायल में हम ये करेंगे, क्या करेंगे, हम ये करेंगे, ये हमारे पास मतलब इंक्लूजन क्राइटेरिया होंगे, ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होंगे, मतलब किस किस तरह का पेशेंट पॉपुलेशन क्या सिलेक्ट करनी है, ये सब चीज़ें। तो इनका तो रिसर्च में बहुत स्ट्रॉन्ग वो चाहिए ट्रेनिंग। अगर वो आपको तो रिसर्च पसंद नहीं है तो एमडी फार्मा तो आई डोंट थिंक, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, बट ठीक है, जॉब होती है एज अ पार्ट हो जाता है फिर। मतलब एक्चुअली जो इंडिया में प्रॉब्लम है ना, इंडिया में रिसर्च की जगह रीसर्च ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसीलिए मुझे रिसर्च पसंद नहीं थी एक्चुअल में, कि जो हो रखा है आपको वही दोबारा करना है, राइट। जब हो ही रखा है तो मैं उसमें क्या करूँगा। तो इसलिए मुझे लगता था कि द एफर्ट इज़ फुटाइल, कि आपने मेहनत भी करी और आपको रिजल्ट हट के नहीं दिखाना, क्योंकि नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अगर आपको वही चीज़ दोबारा दिखानी है तो उसमें मैंने क्या किया। तो प्रॉपर अगर रिसर्च हो तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग होगी, आई फील,
बट इंडिया में मुझे मज़ा नहीं आया रिसर्च के साथ एक प्रॉब्लम और है ना सर, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं है। डेफिनेटली। कितना टाइम लगेगा, फिर लोग एक्सेप्ट करेंगे या क्वेश्चन उठाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ तो कह नहीं सकते। सर एमडी फार्मा के बाद एक तो ये पार्ट हो गया फार्मास्यूटिकल, एक हो गया टीचिंग, और क्या ऑप्शन या और भी कुछ ऑप्शन है सर? एमडी फार्मा में मतलब ये तो मेन तो यही दो हैं। बाकी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मैं जानता हूँ वो अपना एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत कर सकते हैं कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसमें। ओके। तो आप जैसे टीचिंग में हो तो 9 to 4 की जॉब है, तो 4 के बाद आप फ्री हो बिल्कुल, तो आप अपना कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हो जो भी आप चाहते हो। तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आइडियाज़ आ जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली वर्क करना पड़ता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब टाइम आप साइड इनकम बना सकते हैं, मल्टीपल कुछ। सर जॉब सैचुरेशन की बात करते हैं हर पीजी सब्जेक्ट में, तो फार्मा में कैसा है सर जॉब सैचुरेशन? देखो अभी तक तो नहीं है। ओके। मतलब मेरी अभी रिसेंटली ही बात हुई थी, एक एमडी फार्मा है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी कि मेरे से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि फार्मा में आप जॉब्स का क्या सीन है। तो वो कह रहे हैं कि अभी तो इन प्लेंटी हैं, बस जॉब्स में इश्यूज़ यही हैं कि एक तो बड़े शहरों में है, मतलब आपको मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद इन जगह पे मूव करना पड़ेगा अगर आपको जल्दी चाहिए जॉब तो, ठीक है। और दूसरा जॉब्स की जो अपनी है कि कॉर्पोरेट जॉब है, आपको टाई वाई लगा के सूट वूट पहन के करना पड़ेगा, आपको चमचागिरी करनी पड़ेगी, प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर है, और प्लस ट्रैवलिंग काफ़ी है जॉब्स में। तो लाइक इनसाइड कंट्री या बाहर भी? पहले तो मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ साल तो इनसाइड कंट्रीज ही होती है, मतलब विद इन डिफरेंट सिटीज़ भेजते रहते हैं। हाँ। ओके। और जब अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो फिर आउट मतलब इंटरनेशनल भी भेज देते हैं। सर फ्यूचर क्या है फार्मा का? जैसे अब एआई की बातें हो रही हैं, जेनेटिक्स, तो फार्मा का फ्यूचर और ब्राइट है। जैसे एआई जो है वो तो यूज़ कौन करेगा उसको, तो फार्माकोलॉजिस्ट ही करेंगे ना। ओके सर, क्या किस चीज़ में आया है एआई? आपने हर देखा चीज़ में एआई है, मतलब जैसे अब ड्रग डिस्कवरी है रिलेटिवली ईजियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। ओके। क्योंकि जैसे कि डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं। बेसिकली क्या ड्रग्स का क्या है कि आपने देखा कि पुरानी कोई टारगेट है, उस टारगेट पे आपने देखा कि ये अटैच हो सकते हैं। अब एआई इजीली बता देगी कि ये 4 हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दो ये भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फास्टर हो जाएंगी डिस्कवरीज। बट बाकी तो वही बता पाएंगे जो करते हैं ये काम। मेरा भी ये सिर्फ बेसिकली मैं पूछा जा रहा हूँ सर, अभी टॉक ऑफ द टाउन क्या है, मतलब व्हाट इज द न्यू? मेरे को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि मैं काफ़ी डिसोसिएटेड हूँ इंडस्ट्री से, क्योंकि इंडस्ट्री का मेरे को बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है। जी सर। अच्छा सर, अब स्टूडेंट के उस पर ही चलते सर, आपका कोर टॉपिक, व्हाट डू यू थिंक इज़ वन मिस्टेक स्टूडेंट्स डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर फार्मा? नॉट ओनली फार्मा, इन जनरल जो मैं आजकल नोट कर रहा हूँ कि मिस्टेक इज़ टू इग्नोर बुक्स। आज की डेट में स्टूडेंट्स बुक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं। आपके टाइम पे भी शायद पढ़ते होंगे, ठीक है। आज की डेट में तो नोट्स पे आ गए हैं, मतलब फर्स्ट ईयर से ही नोट्स ले लेते हैं, किताब ही नहीं पढ़ते, या फिर ऐप्स ले लेते हैं, बुक्स ले लेते हैं। मतलब सब कुछ इंपॉर्टेंट है बट बुक्स जो हैं वो दे आर इररिप्लेसेबल। अब मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि भाई बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको। एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हर एक सब्जेक्ट की आपको पढ़नी चाहिए। सर इसमें कहीं एमबीबीएस करिकुलम की भी प्रॉब्लम है क्या सर? क्योंकि आई थिंक फर्स्ट ईयर से ही अब फोकस पीजी एंट्रेंस पे, हमारा फोकस इंटर्नशिप में आया था। आपका पता नहीं आप लोगों ने क्या, बट हमारे टाइम में इंटर्नशिप में फोकस आया था। नहीं देखो, एक्चुअली इसमें गलती बहुत सारे लोगों की है, करिकुलम की गलती नहीं है बिल्कुल भी। ओके। करिकुलम की गलती नहीं है, हर एक को सबसे इंपॉर्टेंट तो मार्केटिंग है। आजकल हर कोई रैट रेस में लगा है, ठीक है। हमने किसी को बोल दिया कि आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इंटर्नशिप के टाइम लोग ज्वाइन करने लग गए, फिर लोग कहने लग गए कि अगर फाइनल ईयर में करोगे तो बेटर रैंक आ जाएगा। वो फाइनल ईयर से स्टार्ट हो गए, फिर कहते हैं फाइनल ईयर भी लेट है, फिर धीरे धीरे ये आ जाएगा कि आप नर्सरी में ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो यही चल रहा है कि एक दूसरे को देख देख के लोग करें। बट मैं वही कहता हूँ कि द प्रॉब्लम विद द रैट रेस इज इवन इफ़ यू विन यू आर स्टिल अ रैट, ठीक है। सही बात है। तो शेर तो बन नहीं जाओगे, ये प्रॉब्लम है। सर अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, हमारे टाइम से भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और ऐसा लग रहा है और इंक्रीज़ होता ही चला जाएगा। तो ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन तो नहीं है सर, ये डिप्रेसिंग सिचुएशन ही लगती है मुझे। आपका क्या कमेंट है सर? नहीं, नॉट एट ऑल। मेरे हिसाब से तो कंपटीशन ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू। तो मैं तो हमेशा कंपटीशन को हेल्दीली लेता हूँ। जितना कंपटीशन ज़्यादा हो उतना आप वर्क ज़्यादा करोगे, उतना ज़्यादा एक्सेल करोगे, क्योंकि फाइनली कंपटीशन के लिए चाहे पढ़ रहे हो आप, नॉलेज तो आपकी गेन हो रही है। यू विल बी अ बेटर डॉक्टर लेटर ऑन। तो मैं तो इस तरीके से लेता हूँ इस चीज़ को। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह से नहीं ले पाते हैं, मतलब उनके लिए मतलब आइडियली यही सोचना चाहिए कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पीजी है
वो करना मैंडेटरी नहीं है। मतलब पता नहीं क्यों हमने ये बना रखा है स्टिग्मा के जो पीजी नहीं करता वो बेकार है। ऐसा नहीं है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि एक एमबीबीएस बन के आपके पास पूरी डिग्री है, आपको सब कुछ आता है, यू कैन प्रैक्टिस। राइट। बट क्योंकि अब सबने बना ही रखा है कि एमडी के बिना गुजारा ही नहीं है, इसलिए एक तो कंपटीशन है। दूसरी बात, कंपटीशन आप कर रहे हो तो प्रिपेयर कर रहे हो, आप प्रिपेयर कर रहे हो तो नॉलेज ही तो गेन कर रहे हो आप। तो अगर आप ज़्यादा मेहनत करके आपको रैंक मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी नॉलेज भी तो अच्छी खासी गेन हो रही है। अगर मान लो अच्छा रैंक नहीं आया तो नॉलेज तो फिर भी गेन हुई ना आपकी, तो वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो कभी काम नहीं आएगी। मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं होता, मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाता है। नॉलेज एंड हार्ड वर्क आर नेवर वेस्ट। बिल्कुल। ये तो ऐसा। सर अभी आपने बात किया एमबीबीएस के बाद भी जॉब्स हैं, तो जब सिलेक्शन नहीं हुआ किसी का तो ड्रॉप ईयर में जॉब करनी चाहिए कि पढ़ाई करनी चाहिए एक बार? आज के डेट में जैसे आपने पहले ही बताया कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं सिंपली एडवाइस ये करता हूँ कि अगर आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ नहीं है, जिसको फाइनेंशियल इशू है, जिसको घर चलाना है, उसको डेफिनेटली जॉब करनी चाहिए। उसमें कोई भी सोचने की बात ही नहीं, सोचने की बात भी नहीं है, करनी चाहिए, जॉब के साथ पढ़ना चाहिए। बट अगर आप बिना जॉब के कर सकते हो, आपके पास लग्जरी है, आप पिताजी के पास पैसे हैं, तो आपको डायरेक्टली पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वही आप जो टाइम जॉब में दे रहे हो वही आप पढ़ाई में दोगे तो ऑब्वियसली कंपटीशन में आप आगे रहोगे बाकियों से। सर अब ना इसको मैं रैपिड राउंड्स बोलता हूँ, राउंड्स ले लेते हैं। तो यू हैव टू रिप्लाई इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। सर ओजेम्पिक, GLP-1 एगोनिस्ट, इनके बारे में सर क्या ओपिनियन है? देखो, इंजेक्टेबल ड्रग है सबसे पहली बात तो, ठीक है। और दूसरा एंटी ओबेसिटी है। तो हम आई डोंट नो कि हमें अगर फिजिकल फिटनेस से करके वो करके कर लें तो बेटर है, बट आई एम नेवर एडवोकेट ऑफ ड्रग्स फॉर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थिंग्स। तो मैं तो कहता हूँ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, क्योंकि दवाई लेके पतले हो जाओगे तो छोड़ोगे फिर हो जाओगे भाई। राइट। तो मतलब आई एम नॉट एडवोकेट ऑफ दिस ड्रग। एक बुक जो आप रिकमेंड करेंगे नॉन फार्माकोलॉजी एंड नॉन एमबीबीएस? नॉन एमबीबीएस एरिक सेगल का नावल है डॉक्टर्स। ओके, ज़रूर पढ़ना चाहिए। फेवरेट निमोनिक? निमोनिक तो मेरे बहुत सारे हैं। एक हमारा ऋतु वाला था, बेसिकली क्या होता है कि रिटुक्सीमैब करके एक दवाई है, हाँ। ठीक है। वो 2 कंडीशन में यूज़ होती है, एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा में, जिसको NHL लिखते हैं, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, एक CLL क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया में, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्चुअल बात हुई थी कि जब मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस लेता था, फिजिकल क्लासेस, तो उसमें हाउसफुल होता था यूजुअली। तो एक VMMC की स्टूडेंट थी ऋतु, तो उसका मेरे पास फ़ोन आया क्लास से पिछले दिन कि सर कल हमारी क्लास है और मेरी तो इंटर्नशिप चल रही है, तो अगर मैं ड्यूटी में जाऊंगी तो मैं तो क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उसको सिंपल सी एडवाइस दी कि ऐसा करो, तुम CL ले लो, अगर CL ले लोगे तो नहीं होगी लेट। तो फिर बच्चों को यही पढ़ाता हूँ कि ऐसे हुआ था। कहते फिर आप मुझे को क्यों स्टोरी सुना रहे हो? क्योंकि ऋतु मतलब रिटुक्सीमैब हो गया, तो अगर वो CL लेगी मतलब CLL हो गया, ठीक है, और नहीं होगी लेट मतलब NHL हो गया। इन दोनों में यूज़ आता है। नाइस। मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट एज अ टीचर? एक्चुअली क्या हुआ था कि एक स्टूडेंट था, बहुत मतलब वीक था पढ़ाई में, तो उसमें सेकंड प्रॉफ में बहुत मतलब सप्ली भी आ गई थी उसकी, फिर उसके बाद वो पास हुआ, मुश्किल से पास हुआ सप्ली में भी। तो उसने जब मतलब फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूस ने काफ़ी हार्ड वर्क किया, तो फिर उसका जब 100 रैंक आया नीट में, तो वो आया सबसे पहला मैसेज कहता सर मैं आपको कर रहा हूँ। सो दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी। सर डॉक्टर्स ऑन सोशल मीडिया, ये नेसेसिटी है या फिर ये गलत चीज़ है? सर आपका क्या कमेंट है? देखो, अलग अलग डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। वैसे तो सिंपल सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है। सही बात है। तो एजुकेशन के सेक्टर में जैसे हमारा है, देखो तो हमारे लिए तो नेसेसिटी है। अगर हम दिखेंगे नहीं तो बच्चा भूल जाएगा कल को, ठीक है। एज अ डॉक्टर अगर आप प्राइवेट सेटअप में काम करते हो या गवर्नमेंट सेटअप में काम करते हो तब तो नहीं है नेसेसिटी, बट अगर आप अपना चलाते हो PP, तो उस समय आपको कॉन्टैक्ट्स तो चाहिए होंगे और सोशल मीडिया में फ़र्क तो पड़ता है। तो देन आई थिंक के होना चाहिए सोशल मीडिया, ठीक है। और सोशल मीडिया में भी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल चीज़ें या वो डालने से आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, आपको बकवास करनी पड़ेगी। देखना, जैसे अभी मैं रेडी करके आऊँ घर पे कि आज मैं तैयार होकर वापस आऊँगा, कंटेंट बनाएंगे कुछ। सर सक्सेस मंत्रा फॉर गोविंद राय गर्ग? सो फॉर सक्सेस आई थिंक डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट आई फील इज सक्सेस इज़ कंटेंटमेंट, कि मैं सेटिस्फाइड हूँ,
मेरे लिए वही है। और सक्सेस के लिए बेसिकली ये है कि आप अगर अपने ऊपर वाले को देखते रहोगे तो मतलब आप कभी भी सेटिस्फाई हो नहीं सकते। यू कैन सी द पीपल अबव यू ओनली व्हेन यू वांट टू गेट मोटिवेशन। तो मेरे लिए ये है कि मैं रात को आराम से सो सकता हूँ, सैटरडे संडे में अपना क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ। मेरे लिए ये सक्सेस है। सर जब ये सक्सेस नहीं आया था आपका, अभी तो वैसे आप बहुत सक्सेसफुल हो, बट जब ये नहीं आया था और आपको लोग बोलते होंगे कि क्लिनिकल नहीं कर रहा है या फार्मा नहीं कर रहा है और पीयर प्रेशर भी फील होता होगा, तब सर उसको कैसे हैंडल किया? नहीं, मैं अपने एम्स में बहुत क्लियर रहता हूँ शुरू से। मतलब मैं कोई भी डिसीज़न लेने से पहले 25 बार सोचता हूँ, बट एक बार डिसीज़न लेने के बाद नहीं सोचता कि मैंने क्यों लिया। आई ऑलवेज बैक अप, उस डिसीज़न को बैक करता हूँ प्रॉपर। जैसे मैंने एमडी फार्मा जब मैंने लिया था, आई वॉज़ वेरी पॉपुलर इन माई हॉस्टल। हमारे हॉस्टल में 400 कमरे थे, बॉयज़ हॉस्टल में, यूसीएमएस में। तो मैं शुरू से स्पोर्ट्स में भी अच्छा था, पब्लिक रिलेशंस भी मेरे ठीक थे, चुटकुले वगैरह सुनाता रहता था। मतलब आई वॉज़ वेरी पॉपुलर, मतलब को हर कोई जानता था हॉस्टल में। तो जब मैंने एमडी फार्मा उठाया, आई वॉज इन टॉप 10 ऑफ इन माई क्लास ऑल्सो। ठीक। तो जब मैंने एमडी फार्मा उठाने की सोची तो मेरे पास ऑलमोस्ट सारे 400 के 400 रूम वाले आए होंगे समझाने कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। उस समय कोई नहीं उठाता था, आजकल तो फिर भी उठा लेते हैं लोग। उस समय तो 2-2 3-3 साल पीजी की सीट खाली रह जाती थी फार्मा में। तो तू क्या पागल हो गया है, क्लिनिकल ले ले, ऐसे मल को बोलते थे। बट मैंने अपना आपको बताया है मेरा जो भी था, तो मैंने डिसाइड कर रखा था कि मुझे करनी नहीं है मुझे, क्योंकि फ्यूचर देखना। मैंने अपना जो भी सोच के कुछ लिया था डिसीज़न, तो आई बैक दैट डिसीज़न कि मैं एमडी करनी है फार्मा में तो करनी है। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला, बट मैंने कभी प्रेशर फील नहीं किया, क्योंकि वो डिसीज़न मेरा खुद का था। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो भी मेरा है, अगर फेल हुआ तो भी मेरा है। तो कम से कम मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि किसी के कहने पे मैंने ये किया और आज मैं पछता रहा हूँ। सर बेस्ट पार्ट ऑफ फार्मा एंड वर्स्ट पार्ट ऑफ फार्मा एज एमडी? दोनों सेम है, ड्रग्स। ठीक है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको सीखने को बहुत मिलता है कि ये ड्रग कैसे काम करती है, कितना। प्रॉब्लम ये है कि याद करना मुश्किल है उसको। सही बात है सर। सर एक चीज़ बताओ, आप ऑलरेडी अराउंड 2010-11 जितना मुझे याद है आप फेमस होने लग गए थे, या उससे पहले भी, एंड यू बिकेम अ ब्रांड इन योर ओन राइट। देन वाई सेरिबेलम अकेडमी विद सो मैनी टीचर्स? आपने क्यों कोलैबोरेट किया और या अपने ब्रांड को डाइल्यूट किया या स्ट्रॉन्ग किया? अच्छा, नहीं, आपका ये थोड़ा सा आई डिफर करूँगा कि आई वॉज पॉपुलर एज अ टीचर ऑफ फार्माकोलॉजी। राइट। ठीक है। तो इट्स नेवर अ ब्रांड डाइल्यूशन। तो जब हमने सेरेबेलम एकेडमी शुरू किया तो हमारा एम ये था, क्योंकि पीजी एंट्रेंस क्रैक करना या एमबीबीएस करना या नॉलेज को गेन करने के लिए एक सब्जेक्ट नहीं, 19 सब्जेक्ट्स चाहिए। तो वी लाइक माइंडेड पीपल, मैं, डॉक्टर पूर्व मेहरा, डॉक्टर जैनब, डॉक्टर स्पर्श, डॉक्टर विवेक, डॉक्टर प्रवीण, हम सब ने मिलके ये सोचा कि स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहिए। अभी तक जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स थे वो सारे नॉन डॉक्टर ड्रिवन थे, नॉन टीचर्स ड्रिवन थे पर्टिकुलरली, आप ये कहो तो जितने भी इंस्टीट्यूट थे सब में मार्केटिंग वाले लोग थे, वो करते थे। तो उनका एम ये होता था कि पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, स्टूडेंट को जो चाहिए जो मांगे स्टूडेंट को दो और पैसा कमाओ। तो हमने ये सोच के इंस्टीट्यूट खोला कि हम स्टूडेंट को वो देंगे जो उनको चाहिए, क्योंकि हम एज ए टीचर हमें पता था, तो हम उतना ही देंगे जितना चाहिए। स्टूडेंट जो मर्जी डिमांड करे हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि स्टूडेंट को तो सब कुछ चाहिए, बट फाइनली वो फिर कंफ्यूज हो जाता है कि इतना सारा कुछ है, पढ़ूँ क्या। सही बात है सर। तो हमारा मेन मोटिव सेरेबेलम का यही था कि हम एज टीचर स्टूडेंट को प्रॉपरली गाइड कर पाएंगे, तो हम सब इकट्ठे ऑल लाइक माइंडेड पीपल हो जाएंगे, तो वी कैन डू बेटर फॉर स्टूडेंट्स। सर एमबीबीएस ट्यूशन आपने जब स्टार्ट करी थी 2009-10 के अराउंड, और अब जो आप सेरिबेलम में हो गए हो, और तो इसके बीच में सर क्या क्या आपकी कैसी आपकी जर्नी रही, कुछ स्टेप्स? तो मैं आपको बताता हूँ, शुरू से बताता हूँ। 2003 में मैंने एमडी फार्मा ज्वाइन किया, 2006 में मेरी एमडी कंप्लीट हुई। ड्यूरिंग दीज 3 years हमें यूसीएमएस में यूजी स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता था, तो वहाँ से पढ़ाने में मेरे को इंटरेस्ट थोड़ा टीचिंग में आ गया, और यूजी के टाइम ही हमने वो बुक लिख दी थी जो मैंने आपको बताया, रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी। फिर उसके बाद मैंने सीनियर रेजिडेंसी की, 3 साल और यूजीज़ को पढ़ाया, और साथ के साथ मैं छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स में इधर उधर पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। तो उसके बाद काफ़ी फेमस हो गया था मैं स्टूडेंट्स के नाम पे। ठीक है। फिर 2009 से मैंने 2009 में मैंने बड़े इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर लिया था, ये भाटिया, डैम्स, ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रखा मैंने। ओके। सब में पढ़ा रखा है, मतलब मेरे ख्याल से कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने ना पढ़ाया। तो उसमें 9 और 10 में मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, मतलब आई वाज टेकिंग क्लास ऑलमोस्ट डेली,
रोज़ 6 घंटे 8 घंटे क्लास ले रहा था मैं। तो उसके बाद 10 और 11 में मैं MEMC में था, और उसके बाद 12 में मैंने MEMC से रिज़ाइन की के अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर लिया था, आयुष इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस। तो उसमें फ़र्स्ट टाइम हमने इंडिविजुअल फार्माकोलॉजी टीचिंग स्टार्ट की। अभी तक जितने भी इंस्टीट्यूट थे उन सब में ऑल 19 सब्जेक्ट होते थे। किसी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है तो आपको सारे करने पड़ेंगे, आपको एक सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते। तो जब मैं काफ़ी पॉपुलर था, तो जिस भी टीचर इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ा रहा था, तो स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फोर्स्ड टू टेक द फुल कोर्स जस्ट फॉर अटेंडिंग माई क्लासेस। तो देन आई थॉट कि दिस इज़ नॉट जस्टिस फॉर द स्टूडेंट, कि वो मेरी क्लास के लिए 80,000 रुपया दे रहा है। तो दैट्स वाई आई स्टार्टेड माई ओन टीचिंग सिर्फ फार्माकोलॉजी की। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अपोजिशन आया, बहुत सारे लोग मेरे को कहने लगे तू पागल है, अकेला सब्जेक्ट कौन ज्वाइन करेगा, ऐसे करेगा। बट आई थॉट कि लेट मी ट्राई। तो फिर मैंने 2012 में अपना पहला बैच स्टार्ट किया सिर्फ फार्माकोलॉजी का। तो उसमें 96 बैच स्टूडेंट थे पहले बैच में। तो उसके बाद से तो रेगुलर 600 700 800 स्टूडेंट्स आने लग गए थे। तो इंडिविजुअल मैंने ऐसे स्टार्ट किया था। 2012 की बात कर रहा हूँ। 12 में यूजीज का स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं पीजी वाले करता था। पीजी वाले बैचेस 5 डेज़ के कोर्सेस, 5 डेज़ का कोर्स करता था, जिसमें पूरा सब्जेक्ट खत्म करता था, जो पीजी एंट्रेंस वाले स्टूडेंट होते थे। 5 दिनों में पूरा। ये यूजी बैच था जिसमें मैं एवरी वीक क्लास लेता था और 8 मंथ्स तक चलता था ये। तो उसके ये चलता रहा। तो जगह जगह से डिमांड आने लग गई, ऑल ओवर इंडिया के, हैदराबाद भी आ जाओ, बेंगलोर भी आ जाओ। मैं 7-8 जगह पे तो जाके पढ़ा सकता था, बट फिर वही फिजिकली भी टायरिंग हो जाता था और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि हर जगह पे जाना। सही बात तो है। डिमांड तो हर जगह से आ रही थी। तो आई वाज सर्चिंग कि कोई मेरे को ऐसा मौका मिल जाए कि मैं एक ही बार में ज़्यादा स्टूडेंट्स को केटर कर पाऊँ। तो आई वाज लुकिंग फॉर सम ऑनलाइन सोल्यूशन। तो जब मैं सर्च कर रहा था, हर कोई मेरे को डरा रहा था। जो भी मेरे कोलीग्स हैं बाकी सब्जेक्ट्स वाले, वो कह रहे थे कि डॉक्टर नजीब का आपने देखा है कि उन्होंने ऑनलाइन किया और सारे वीडियोस लीक हो गए उनके, आज उनके पास कोई टीचर मतलब है नहीं। तो बट आई वाज थिंकिंग कि मेरे को वाइड ऑडियंस में जाना है, चाहे लीक हो जाए जो हो जाए, मतलब आई विल सी दैट लेटर ऑन, बट मेरे को ज़्यादा स्टूडेंट को केटर करना है। तो बहुत टाइम तक कोशिश करता रहा, कुछ मिला नहीं जरिया। फिर एक दिन मेरी डॉक्टर दीपांशु से मुलाकात हुई, प्रेप लेटर वाले जो हैं। तो उनसे, उनका भी ये प्लान था कि मैं ऑनलाइन आना चाहता हूँ। ही प्रेप लेटर वाज इन डेंटल एट दैट टाइम, तो MBBS में नहीं थे। ये कौन सा ईयर आ गया सर? 2018। ओके। तो 12 to 18 आपने फार्मा की इंडिविजुअल क्लासेस ली दिल्ली में एंड मल्टीपल सिटीज़। ओके। तो फिर मतलब 17 एंड में बात हुई थी, 18 में तो ऐप आ गई थी मेरी। तो फिर फार्मा की इंडिविजुअल ऐप निकाली हमने पहली बार 12 फरवरी 2018, आई रिमेंबर। तो वो इंडिविजुअल ऐप इतनी ज़्यादा सक्सेस हो गई कि हमने ली मेरिडियन में पार्टी रखी थी उसकी इनॉग्रेशन की। तो जैसे हमने 12 अप्रैल को 12 नून पे सेल स्टार्ट की थी। जब ऐप सेल होती थी तो एक मैसेज मेरे पास आता था कि योर पैकेज हैज़ बीन सोल्ड, ऐसे करके। तो आई रिमेंबर जब जैसे ही हमने 12 बजे सेल स्टार्ट की, शाम को हमारी 6 बजे पार्टी थी, तो 6 बजे तक वो मेरा फ़ोन बजना ही बंद नहीं हुआ। टुक 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 फ़ोन आता ही रहा कि पैकेज बिक गया, पैकेज बिक गया, पैकेज बिक गया। तो जब तक हमारी इवनिंग आई, जब हमारी इवनिंग में हमने सबको, सारे टीचर्स को बुला रखा था, तो उस पार्टी में ही डॉक्टर दीपांशु ने सोचा कि जब एक सब्जेक्ट की ऐप इतना चल सकती है तो वाई डोंट आई क्रिएट अदर ऐप्स। तो उस पार्टी में जितने भी टीचर आए थे, डॉक्टर दीपांशु ने सबसे बात करके फिर एक एक करके इंडिविजुअल ऐप्स निकाली। फिर बाद में उनको क्लब करके प्रेप लेटर बना दिया गया। अच्छा। तो ये हुआ था। फिर हम प्रेप लेटर में थे काफ़ी टाइम तक, प्रेप लेटर में ठीक ठाक चल रहा था। फिर देन प्रेप लेटर वाज सोल्ड टू अनअकैडमी। ओके। तो जब प्रेप लेटर अनअकैडमी में चला गया तो देन इंटरफियरेंस होने लगी हमारे काम में। अभी तक तो हम मतलब, तो ऐप में आप रेगुलरली अपलोड करते रहते थे? अपलोड करते थे। बेसिकली वही, जैसे मैं आपको पहले बताया कि मैं उतना ही कंटेंट देता हूँ जितना मैं चाहता हूँ स्टूडेंट को चाहिए। स्टूडेंट की डिमांड पे नहीं देता मैं, उनकी नीड पे देता वो जैसे मैं जब पढ़ाता तब भी मेरे साथ स्टूडेंट नाराज़ हो जाता है कि सर आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं, ये तो पढ़ाया ही नहीं। मैंने कहा ये चाहिए नहीं चाहिए तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? ठीक है, अगर आपको पढ़ना है, बुक्स हैं, जितना मर्जी पढ़ लो, बट मेरे हिसाब से इतना ही आपको आना चाहिए। ठीक। तो फिर जैसे अनअकैडमी इन्वॉल्व हो गया तो फिर हमारे पास जाके स्टूडेंट की कोई भी डिमांड आप मिस नहीं करोगे। अगर वो कह रहे हैं ये पढ़ाओ ना, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा।
तो देन वी थॉट कि दिस इज़ नॉट राइट, क्योंकि स्टूडेंट को नहीं पता, वो उसको तो हर चीज़ चाहिए, बट अगर 10,000 में से 100 बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो बाकी बच्चों के लिए तो सही नहीं है ना ये। सही बात है सर। तो देन डिस्प्यूट स्टार्टेड। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, इस तरीके से हम स्टूडेंट्स से गलत नहीं कर सकते। तो देन वी 5-6 पीपल हमने नाम लिए पहले, तो हमने सोचा कि कुछ अलग करेंगे। तो देन वी मूव टू मेक सेरेबेलम। ये कब बना सर? सेरेबेलम 2022 में हमने स्टार्ट किया था। तो Okay. ऐप जो है वो अप्रैल 2023 में है, ओके लास्ट ईयर। सर, ये जो आपका ग्राफ है ऐसे 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 बढ़ता जा रहा है, बट सर मैं वो जानना चाहता हूँ, जब इसमें ट्रो आया, जब आप होपलेस कभी फील किया, कभी ऐसा लगा कि थक गया हूँ, या ख़राब टाइम में? ना, ख़राब टाइम तो डेफिनेटली बहुत बार आए, बट होपलेस कभी फील नहीं किया। ओके। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जब एसआरशिप चल रही थी, सीनियर रेजिडेंसी चल रही थी, उसके बाद यूसीएमएस में गवर्नमेंट जॉब निकली एपी की। तो हम 3 सीनियर रेजिडेंट थे यूसीएमएस में, और 2 सीट्स थी। तो ऑलमोस्ट मेरा श्योर था कि मेरा तो हो ही जाएगा। ओके। क्योंकि मतलब मेरी बहुत सारी पब्लिकेशंस थी, मैं रिसर्च में भागता था, बट फिर भी रिसर्च की अच्छी खासी पब्लिकेशंस थी। उस समय तक मैंने 7 या 8 बुक्स लिख रही थी। ठीक है, 7-8 बुक्स थी। नॉलेज मेरे पास बहुत थी, क्योंकि मैं कोचिंग में भी पढ़ाता था, जगह जगह पढ़ाता था, तो मुझे बहुत आता था। तो सर 7-8 बुक्स, ये वही एडिशन, एक ही बुक की एडिशन बता रहे हो या नहीं, एक मतलब कई सारे सब्जेक्ट्स की कर रखी थी मैंने। फार्मा की लिखी थी, पैथो की लिखी थी, और ऑर्थोपेडिक्स भी लिखी थी, मतलब ऑप्था की भी लिखी थी, मतलब कई सारी किताबें लिखती थी मैंने जी। और प्लस कई सारे जो उस समय ना इंडिविजुअल वो होते थे, जैसे स्टेट पीजीज होते थे, दिल्ली पीजी, एमपी पीजी, तो ऐसे अलग अलग स्टेट पीजीज की भी लिखी हुई थी हमने कहीं। ओके। तो बुक्स थी मेरे पास नॉलेज बहुत अच्छी थी, और मेरे पीआर्स बहुत अच्छे थे कि मेरे को हर स्टूडेंट और हर टीचर मेरे को प्यार करता था। तो आंसर्ड था कि मेरा तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हम इंटरव्यू के बाद हम बात करते थे, तीनों लोग बैठ के, हम 3 एसआर थे जो, कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, बाकी दोनों में से अगर तेरा नहीं हुआ तो तू क्या करेगा, अगर तेरा नहीं हुआ तो तू क्या करेगा। तो हम डिस्कशन करते थे डेली। तो जब रिजल्ट आया तो मेरा ही नहीं हुआ बाकी दोनों का हो गया। तो दैट वाज द लो टाइम। मतलब उस समय एकदम से सडनली ऐसा हो गया कि और लाइफ में क्या कर सकते हैं, इतना कुछ करने के बाद भी अगर नहीं मिला तो मतलब कर ही क्या सकते हैं। तो उस समय लिटरली 15-20 दिनों के लिए तो टोटली आई वाज साइलेंट, के आई वाज इंट्रोस्पेक्टिंग के और कर क्या सकते हैं लाइफ में। तो सब कुछ तो कर दिया जो कर सकते थे, बट धीरे धीरे करके उससे निकले बाहर। फिर मेमसी में इंटरव्यू आया एपी का, तो मेमसी में उल्टा हो गया। मेमसी में 2 कैंडिडेट थे, एक मैं था, एक मेमसी की इंटरनल लड़की थे, और वहाँ पे एक ही सीट थी। और यहाँ पे अनसेट रूल था कि उसी को मिलेगा, इंटरनल को ही मिलता है, इंटरनल को ही मिलेगा। और वो शी वाज आल्सो गुड, मतलब नॉलेज भी ठीक ठाक थी, और टीचर्स भी जानते थे, और वैसे भी इंटरनल को प्रेफरेंस देते हैं सर, गुड बुक्स में भी थी। हाँ। तो यही था, मैं तो वैसे इंटरव्यू देने चला गया। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो पहले उनकी थी, लड़की की इंटरव्यू थी, तो उसकी इंटरव्यू तो 5 मिनट में ख़त्म हो गई। फिर मेरी इंटरव्यू हुई, मेरी इंटरव्यू चली तकरीबन 90 मिनट्स। तो मेरे से क्वेश्चन पूछते गए, मैं आंसर करता गया। मतलब उस दिन बाई चांस की बात है, मुझे आज इतना भी नहीं आता, बाई चांस पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा मैं आंसर करता गया। तो तकरीबन 1.5 घंटे के बाद वहाँ प्रोफेसर ने मेरे को बोला कि हमने बहुत कोशिश कर ली कि कहीं तो कह दो मुझे नहीं आता, ठीक है, पर हम ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ पाए। तो क्या तुम जॉब करोगे अगर देंगे तो? मैंने कहा मैं तो मरा जा रहा हूँ क्यों नहीं करूँगा। तो आई गॉट सिलेक्टेड देयर। तो जो मेरे साथ यूसीएमएस में हुआ वो लड़की के साथ मेमसी में हुआ, बट आई एम वेरी हैप्पी के बाद में शी आल्सो गॉट जॉब इन मेमसी, नाउ शी इज़ प्रोफेसर देयर। ओके। और सर उसके बाद कभी ऐसा नीचे वाला फेज आया, वंस यू स्टार्टेड दिस प्राइवेट थिंग? हाँ आया, कई बार आया कि जैसे हम आदत पड़ गई थी यूजुअली कि कहीं भी जाऊंगा 500 स्टूडेंट आ ही जाएंगे। हैदराबाद में खोला 500 बच्चे आ गए, पटना में खोला 500 स्टूडेंट, 600 स्टूडेंट आ गए। तो कहीं भी जाता था 400-500-600 से कम नहीं होते थे स्टूडेंट्स, मतलब जो भी हॉल बुक करते थे वो फुल हो जाता था। तो ऐसे ही फिर हमने सोचा चलो पौंडीचेरी चलते हैं, पौंडीचेरी में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो पौंडीचेरी में हमने हॉल बुक किया 950 का, 950 की कैपेसिटी थी, और वहाँ पे 5 बच्चे आए। तो बट वो 5 बच्चों को 5 दिन पढ़ाया मैंने, पूरा फुल पढ़ा के फिर आया। तो ऐसे बीच बीच में मूवमेंट्स आते रहते हैं। जी सर। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं बेचारे, जो ऐसे फील करते हैं सिलेक्शन नहीं होता, उनके लिए सर कुछ एडवाइस दोगे सर, होपलेस फील करने लग जाते हैं? नहीं, मैं सबको कहता हूँ कि जो फेलियर है दैट इज़ नेवर द एंड।
ठीक है। तो जब भी फेलियर है, यू जस्ट लर्न फ्रॉम दैट कि आपने क्या गलती की, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकती थी। तो अगर आप लगे रहोगे तो एक ना एक दिन रिजल्ट मिल जाएगा आपको। इवन द ड्रग्स नीड ट्रायल्स, वो भी फेल होती हैं। डेफिनेटली। ऐसे सर, एक एडवाइस फॉर डॉक्टर्स हु आल्सो वांट टू स्टार्ट बिजनेस, सम काइंड ऑफ बिजनेसेस। देखो, आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन, ठीक है। अच्छा। मेरी तो अभी भी जैसे सेरेबेलम अकेडमी में भी, तो मेरी तो बाकी लोगों से लड़ाई होती है कि तुम पैसा खर्च करवाते रहते हो। ठीक। ओके। तो आई कीप ऑन वर्किंग फॉर स्टूडेंट्स। मेरे का तो ये होता है कि इन स्टूडेंट्स को फ्री कर दो ये चीज़, ठीक है, ये पार्टी कर दो इनके लिए, इनको ये प्राइजेस दे दो, वो दो। मेरा इतना काम होता है, ठीक है। तो मेरे को तो रोकना पड़ता है कि ये आप बिज़नेस ख़राब करोगे, ठीक है। बट दोज हु वांट टू स्टार्ट दी बिजनेस, सिंपल सा एक रूल है कि जस्ट बी ऑनेस्ट विद यू एंड योर कस्टमर्स, ठीक है। अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ ऑनेस्ट हो, ऑनेस्टली काम करते हो, अपने साथ ऑनेस्ट हो, फुल से मेहनत करते हो, तो आपका कोई भी बिजनेस करोगे चलेगा। राइट। सर, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपको लगता है सर सबको ज़रूरत है इसकी? इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगर आपकी एक स्ट्रीम से इनकम अच्छी है तो देन आई डोंट थिंक कि आपको 10 जगह पे काम करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी चाहिए और दिमाग इतना ख़राब करना चाहिए। सही बात है सर। तो। बट अगर आपको लगता है कि स्कोप है, मतलब आपके पास टाइम है एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आप मल्टीपल स्ट्रीम कर सकते हो। बट इनकम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी हॉबीज़ के लिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए टाइम रखना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करते हो। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कंपटीशन के दौर में लोग ये मिस कर जाते हैं। बाद में वो बहुत रिग्रेट करते हैं कि हमने पैसा तो बहुत कमा लिया, ठीक है, बट जो मैं करना चाहता था लाइफ में वो तो कर ही नहीं पाया। सही बात। सर, इफ़ आई मे आस्क, आपकी कितनी इनकम स्ट्रीम्स है सर? इनकम स्ट्रीम मेरी तो अभी प्राउडली सेरेबेलम है, नथिंग एल्स। और ये बुक्स भी तो सर? बुक्स वगैरह तो दे आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि आफ्टर कोविड के बाद, मैं आपको जैसे ट्रेंड बताया ना कि आजकल स्टूडेंट बुक्स पे नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये बुक्स एमसीक्यू कोई बुक्स भी भी नहीं बुक्स नहीं पढ़ पढ़ रहे रहे आजकल स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं सोच रहा था टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट बात बुक्स कर। भी नहीं पढ़ रहे आजकल, Okay. एमसीक्यू बुक्स भी नहीं पढ़ रहे, मतलब हैं पढ़ने वाले हैं, बहुत कम है। मतलब जैसे एट द पीक टाइम जो हमारी रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी है, दैट बुक्स सेल्स अराउंड 80-90,000 पर ईयर, ओके। ठीक है। और आज की डेट में 5 से 10 हज़ार। ओ, बढ़नी चाहिए थी। नहीं, बट उल्टा होना चाहिए था। स्टूडेंट्स आर प्योरली इनटू नोट्स, मतलब उनको ये भी बुक्स बड़ी लग रही हैं, उनको चाहिए कि नोट्स चाहिए, छोटे से छोटे नोट्स। बहुत मुश्किल है सर नोट से पढ़ना, आई थिंक। डेफिनेटली, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं बनते ना फिर आप, हाँ सर। तो लेटर ऑन फिर हमेशा प्रॉब्लम रहती है अगर बेस स्ट्रांग नहीं है तो। सर, एक ये पर्सनल क्वेश्चन, सर फर्स्ट टाइम आपके किस एज पे 1 CR आपके पास आया सर? देखो, आया कब ये तो पता नहीं, बट सपना था मेरा, हाँ ठीक है। जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, इंटर्नशिप में मुझे 5,000 रुपये मिलता था जी मंथ का। सर। उस समय मैं सोचता था क्या मैं पूरी ज़िंदगी में मिला के 1 करोड़ रुपया कमा पाऊँगा, ठीक है। ये डेफिनेटली मेरे सपना था ये, कि मतलब क्या कर पाऊँगा, ऐसा भी नहीं था कब कर पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा, ठीक है। बट आते आते कब हो गया, मतलब आई नेवर केम टू नो। अगर मैं आइडिया लगाऊं तो आई थिंक 2008-9 तक हो गया होगा शायद। ओके। अच्छा, वो जब जिस टाइम आप ट्यूशन स्टार्ट हाँ। करने लगे थे तभी? हाँ। जी सर। और फिर जब एक कभी ऐसा लगा कि अब मेरे पास पैसा आ गया, लाइक व्हाट डिड यू डू? इंडल्ज कैसे किया सर खुद को? एक्चुअली मेरा बहुत फंडे लाइफ में बहुत शुरू से क्लियर है कि मुझे इतना पैसा नहीं कमाना कि मेरे मरने के बाद बैंक में पड़ा रहे, ठीक है। वो सारा वेस्ट है जो मैंने अर्न किया एक्स्ट्रा, तो इसलिए जो भी मैं कमा रहा हूँ उसको खर्च कर लूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैं बहुत लोगों से डिफर करता हूँ। लोग कहते हैं कमाते रहो, जोड़ते रहो, जोड़ते रहो, ठीक है। मुझे जोड़ना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ये है कि जो आप कमा रहे हो खर्च करो, ठीक है, क्योंकि अगर बैंक में पड़ा रहेगा उसका क्या फ़ायदा है। बट साथ में पैसा कमाने के साथ में, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको जो चीज़ पसंद है, अगर आपने वो छोड़ दिया तो फिर वो पैसा कमाना बेमानी हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। राइट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट मैं छोड़ नहीं सकता। मैं इवन एक बार इतना हो गया था कि मेरा डाइवर्स तक का नौबत आ गया। मैंने कहा नहीं, मैं तो क्रिकेट खेलूँगा, ठीक है। तो इतना हो गया था। तो क्रिकेट एक चीज़ है, जो सिर्फ एक चीज़ है जो मैं पसंद करता हूँ। तो एक टाइम ऐसा आया कि जिस समय मतलब क्रिकेट मैच हमारे संडेज़ को होते थे, सिर्फ संडेज़ को, और कोचिंग की क्लासेस भी संडेज़ को होती थी, सैटरडे संडे। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा फेमस भी नहीं था, ठीक ठाक नाम था। तो मेरे पास एक इंस्टीट्यूट का फ़ोन है, उस समय आई यूज़ टू गेट 50,000 पर डे,
ओके। ठीक है, 50,000 2 दिन में कोर्स करवा देते थे मेरे से कि जितना पढ़ाना है पढ़ा दो 2 दिन में, मतलब 14 आवर्स डेली करके ना 2 दिन में अपना सिलेबस ख़त्म करवा दो। तो 50,000 मतलब 1 लाख रुपये मुझे मिलता था। तो मेरे पास एक इंस्टीट्यूट का फ़ोन आया कि आपकी सैटरडे संडे क्लास है, तो आप आ जाओ। मैंने कहा नहीं, मेरा संडे को मैच है, तो मैं तो नहीं आऊँगा। तो वो कहते कि नहीं, आपको ज़्यादा पैसे दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मैं आऊँगा ही नहीं। तो उसके बाद उनका कहते ऐसा करेंगे, आप ऐसा कीजिए, आप 10 लाख का चेक ले लीजिए अभी, वाह। ठीक है, तो और आ जाइए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। और उस दिन मेरे घर पे महाभारत हो गई। तो भाई एक घटिया से मैच के लिए तुम 10 लाख रुपए छोड़ रहे हो, हैं। बट मैं आज खुश हूँ। उस दिन कितने रन बनाए सर? रन तो मैं ज़्यादा नहीं बनाए, बट मैं आज खुश हूँ कि उस दिन अगर मैंने छोड़ दिया होता तो आज मैं क्रिकेट खेल नहीं रहा होता, फिर मैं सही इसी बात है। चक्कर में पड़ गया होता, ठीक है। मैं आज भी खुश हूँ वो 10 लाख रुपया छोड़ के, तो शायद उसी की लगी कि मुझे मैं और भी ज़्यादा कमा लिया, ठीक है। हाँ। बट अगर नहीं भी कमाता मैं, तो भी मैं खुश हूँ कि कम से कम जिस चीज़ के लिए कमा रहे हैं, अगर हम वही नहीं कर पाए तो फ़ायदा क्या है। सर आप फिर अभी आप बता रहे हैं खर्च करते हैं, बट फिर भी इन्वेस्टमेंट कुछ तो करते होंगे, वो एक डॉक्टर को या एक वेल्थ को कहाँ इन्वेस्ट करते हो सर? डॉक्टर्स को ये, इन डॉक्टर्स का कोई भी जो भी अर्न करता है उसको डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा तो मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स में और शेयर मार्केट में। ओके। आई हैव इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ओके सर। मैनेजर लगा रखा है। तो मतलब मेरे को नॉलेज नहीं है ज़्यादा इसकी, बहुत ज़्यादा मैं पढ़ता भी नहीं हूँ। आई कम्प्लीटली ट्रस्ट हिम, और वो उसने ठीक ठाक पैसा लगाता है और अच्छा बन जाता है। अब सर अगर एक स्टूडेंट को नेक्स्ट जीआरजी बनना है, डॉक्टर गोविंद राय बन रहा है, तो उसके लिए उसको क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, या उसमें क्या ऐसी ट्रेट्स होनी चाहिए टू बिकम द नेक्स्ट गोविंद राय? तो सबसे पहले कि मैं कहूँगा कि जीआरजी क्यों बनना है, सबसे पहले तो आप जो हो वही रहो, और आप जीआरजी से भी 100 गुना ऊपर जाओ, ठीक है, क्योंकि स्काई इज़ नॉट द लिमिट, ठीक है। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया अभी, मतलब अचीव, तो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव किया जा सकता है, ठीक है। बट क्या ट्रेड्स होनी चाहिए जो मतलब मेरे को मैं बनाते हैं, वो सिंपल, सबसे सिंपल सी ट्रेड ये है कि ऑनेस्टी विद योर वर्क, विद योर स्टूडेंट्स, ठीक है, हार्ड वर्क, ठीक है, और तीसरा जो है कि बस कंसिस्टेंसी के लगे रहना है बस, कि ये 3 चीज़ें। और सर एक आपने बताया सक्सेस का क्राइटेरिया है कंटेंटमेंट, तो सर वो कंटेंटमेंट आपको कौन सी एज में जाके आया, कब आपको लगा आई हैव अचीव्ड सक्सेस? नहीं, मैं तो शुरू से कंटेंट हूँ। मैं तो जब फार्मा एमडी उठा ली थी, मैं तब से कंटेंट हूँ कि लाइफ में कुछ भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तभी से सक्सेसफुल हो मैं सर? तो शुरू से अपने आप को सक्सेसफुल मानता हूँ। मतलब हमने बचपन यहाँ से गुजार के, हम जब मैं मेडिकल कॉलेज में आ गया था, तब तक तो नहीं, एमबीबीएस कर लिया था जब मेरे को 5,000 रुपये कमाने लग गया था, उस दिन मैं सक्सेसफुल हो गया था। सर प्लीज़ डिस्क्राइब अ डे इन योर लाइफ। जैसे आज के दिन की अगर हम बात करें, तो मैं सवेरे 5 बजे उठा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच चल रहा था, तो उठ के मैच देखा, एक 1.5 घंटा देखा, 6:30 बजे बेटी को तैयार करके स्कूल भेजा, ठीक है। तो उसके बाद जिम चला गया, 2 घंटे जिम किया, उसके बाद कुछ रिकॉर्डिंग्स करनी थी मेरे को 2-3, वो रिकॉर्डिंग की 2 घंटे, फिर उसके बाद 2 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के पेरेंट्स ने आना था, एक स्टूडेंट ने आना था, उन दोनों से मिला आधा घंटा, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ पॉडकास्ट पे बैठा। नाइस। सर इसमें मतलब आपका वर्क लाइफ बैलेंस आपको कैसा लगता है सर? ये दिस वाज माय बिजीएस्ट डे। ओके। तो इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है कि मेरा डे में मतलब हफ्ते में 2-3 दिन रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और मोस्टली मेरा ज़्यादा टाइम जाता है स्टूडेंट से फ़ोन पे बात करने में, कि किसी को कुछ गाइड कर रहे हैं, किसी को कुछ गाइड कर रहे हैं, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम सुन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी टाइम मैं घर पे होता हूँ, और बच्चे को स्कूल सवेरे सवेरे मतलब तैयार करता हूँ, ड्राइवर छोड़ के आता है, बट सुबह सुबह बच्चों से मिल लेते हैं, उसके बाद बीच में जब खाली होते हैं तो कोई ना कोई रील वील बना लेते हैं, उसके बाद हमारे छत पे हम सैर करते रहते हैं, बढ़िया। 1-2 घंटे। तो सर वो पहले जैसे जो 14 आवर्स की वो ऑफलाइन वो सब बंद हो गया है क्या सर? हाँ, अब सब कुछ मतलब ग्रेजुअली मैंने कम कर दिया। तो जब 14 आवर्स डे देते थे उस समय भी मतलब ये था कि टीचिंग करते थे 14 आवर्स, उसके बाद बस 1 घंटा आधा घंटा बैठ के वाइफ के साथ चाय पी ली, खाना खा लिया, कुछ कर लिया, बच्चों के साथ बैठ लिए, ये ज़रूर करते थे। तो क्यों मतलब आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा डे गया होगा जब मैं दिल्ली में हूँ, मतलब कहीं बाहर की क्लासेस होते हैं तब तो होता है, और दिल्ली में हूँ और अपने बच्चों से आधा घंटा 1 घंटा बात नहीं की। ओके। तो दैट इज़ मतलब सेटिस्फाइंग थिंग कि आप पूरे दिन की थकान दूर हो जाती है, आप उनकी ऊट पटांग हरकतें देखते हो ये सब। सर अब कुछ एडवाइसेस लेंगे
एक एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए जिसकी रैंक आ गई है, ब्रांच चूज़ करना है कि यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है? सबसे पहले मैं सबको बोलता हूँ कि स्कोप जो है वो बंदे में होता है, ब्रांच में नहीं होता। ठीक है, ओके। मतलब हम फार्मा करके भी नाम बना पाए, ठीक है, तो आप किसी में भी बना सकते हो, किसी भी ब्रांच में बना सकते हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ब्रांच इज़ द प्रायोरिटी। मतलब ये है ना कि जो ब्रांच है वो आपकी वाइफ है, ठीक है, तो वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो आपको कॉलेज कोई भी हो चल सकता है, बट ब्रांच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको गायनी में करना है तो आपको गायनी ही करनी चाहिए। आप को एम्स नहीं मिल रहा, मतलब एम्स में मेडिसिन मिल रही है, पेरिफेरी कॉलेज में गायनी मिल रही है मान लो, तो आपको ये सोच के कि एम्स में मिल रहा है कर लूँ, नहीं करना चाहिए। आपको ब्रांच के साथ रहना चाहिए क्योंकि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। सर आपने भी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया, बट आपको लगता तो होगा ना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया शायद इसलिए कुछ पुश मिला, या इमटेरियल है लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज़ इमटेरियल। ओके। लॉन्ग रन में अगर आप क्लिनिशियंस की बात करो, मतलब हम तो एजुकेटर्स हैं, एजुकेटर्स में तो वैसे ही मैटर नहीं करता, जो अच्छा पढ़ाएगा स्टूडेंट उसके पास जाएगा, सीधी सी बात है। इवन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस आप बेटर बता पाओगे कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में आई डोंट थिंक कि कोई भी ये देख के जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक बार देख के एमएस फ्रॉम एम्स है चला जाए, बट अगर किसी के पास भी, आपके पास एक पेशेंट आ गया, अगर आपने अच्छे से हैंडल किया उसको, और वो 10 लोगों को बोलेगा इन डॉक्टर के पास जाना है, तो वो जो 10 लोगों को बोलेगा वो ये थोड़ी देखेंगे किससे किया है, वो तो बोलेंगे इसने बोला वहाँ जाना है तो जाना है। हाँ, ये वाले हड्डी के डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक, मतलब डिग्री स्टार्टिंग में मैटर करेगी ऑब्वियसली, कहाँ से किया मैटर करेगी, बट लॉन्ग रन में आई डोंट थिंक इट मैटर्स। सर, एन एडवाइस फॉर अ डॉक्टर क्लिनिशियन हु इज़ इन हिज लेट 20s या अर्ली 30s, जो अभी स्ट्रगल कर रहा है सर? बी पेशेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 2-3 चीज़ें, एक तो पेशेंट रहिए आराम से, सबकी प्रैक्टिस चल जाती है सूनर और लेटर। Okay. ऐसा मैंने कोई डॉक्टर नहीं देखा कि जिसकी प्रैक्टिस ना चले। ठीक है, आप लगे रहो, अपना काम करते रहो, और दूसरा अपने शौक के लिए, अपनी हेल्थ के लिए टाइम जरूर निकालिए। सर, 25-year-old गोविंद राय गर्ग को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? डोंट चेंज, कीप सेम। ओके, नाइस। सर, अगर आप किसी और फील्ड में होते हैं तो आपको लगता है आप इतने सक्सेसफुल होते हैं? मैं तो बता रहा हूँ कि मैं तो अगर कुछ भी होता मैं तो सक्सेसफुल 18 की एज में होता। तो मेरे को तो अपना कंटेंटमेंट चाहिए। मैं रात को आराम से सोता हूँ और संडे को क्रिकेट खेलता हूँ। अगर मैं ये 2 चीज़ें कर पा रहा हूँ, मैं किसी भी फील्ड में होता मैं सक्सेसफुल था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। सो गाइज, ये थे डॉक्टर गोविंद राय गर्ग सर। ये आप लोगों की कमेंट की वजह से सर आए, तो अब आप ही बताइए नेक्स्ट में किसको लाना है। आपको अगर ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़, मेडिकोज, नॉन मेडिकोज, सबके साथ आप शेयर करो इसको। एंड इफ़ यू थिंक यू बिलोंग हेयर इन दिस पॉडकास्ट विद अस, देन प्लीज़ कमेंट, हमें मैसेज करो, एंड वील सी यू हेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिल्ली डॉक्स, जहाँ वाइट कोट सिर्फ कहानी की शुरुआत है।